वो जन्म देती, वो जीना सिखाती, संस्कारों में ढलना, वो आगे बढ़ना सिखाती, जो हारे कभी तो गिर के उठना सिखाती, जो डराए कोई तो खुद के लिए लड़ना सिखाती, वो स्त्री है। कोमल सी, निश्चल सी, ममता लुटाती सी, हौसलों के पंखों से देश का गौरव बढ़ाती सी। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आज के इस गौरवपूर्ण उपलक्ष्य पर मैं निधि अपने सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आज के विषय पर जाने से पहले या आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे सभी दर्शकों को घर परिवार और दूरदर्शन परिवार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अनेक शुभकामनाएं। महिलाएं जो देश, समाज, घर परिवार की धुरी होती हैं और जीवन का आधार होती हैं, जो आज किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है। तो महिला सशक्तिकरण और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि 8 मार्च यानी आज ही के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और आज घर परिवार में हम इसी बेहद खास दिन को थोड़ा सा और खास बनाने वाले हैं। और यहाँ हमारे स्टूडियो में इस खास दिन को और खास बनाने के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी बेहद खास और सम्मानीय शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार नमिता बाजपेयी जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राम मनोहर लोहिया अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल जी, नमस्कार। साथ ही साथ कहते हैं कि भाई शिक्षा सबसे बड़ा क्षेत्र होता है और जब चांद तारों की बात की जाए तो चांद तारे आपके हाथ में लाके कोई रखे, इसके अलावा अगर आप उनकी पढ़ाई कर पाए तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। और चांद तारों की पढ़ाई ही करवाती हैं प्रोफेसर अलका जी। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी लखनऊ विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी विभाग की प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य वो शस्त्र है जिससे आप अपनी नई पीढ़ी को बहुत आसानी से अपनी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ सकते हैं। और साहित्य से ही, साहित्य क्षेत्र से ही जुड़ी हैं कवित्री वत्सला पांडे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बहुत सारी सशक्त महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी उपलब्धियों को आपसे साझा करने वाले हैं। आदर्श उदाहरण हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनसे हमने आपको अभी रूबरू कराया। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इनसे बहुत सारी जानकारियां आप तक साझा करेंगे, क्योंकि हमारा आज का विषय ही है सशक्त नारी सशक्त समाज। और महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात की जाती है, तो ये दिन क्यों खास है, किन मायनों में से खास माना जाता है, कब से इस दिन की शुरुआत हुई, और महिला दिवस से जुड़ी ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए चलिए आपको दिखाते हैं ये लघु फिल्म। 8 मार्च साल का वो विशेष दिन जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। आज समाज में सशक्त होती महिलाओं की हर दिन बदलती सूरत और नित्य नए कीर्तिमान गढ़ते उनकी कदम ये प्रमाण है कि महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ घर की सीमा तक सीमित नहीं, अपितु समाज उत्थान और विकास में भी उनका अहम योगदान है, जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। जीवन को जनने वाली स्त्री शक्ति जब खुद के सपनों को साकार करने की ठान ले तो जमीन से लेकर आसमान तक, सरहद से लेकर खेत खलियान तक हर क्षेत्र में लोहा मनवा सकती है। महिला शक्ति के इन्हीं हौसलों, इन्हीं उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन की नींव 20वीं सदी के शुरुआती दौर में अमेरिका में एक विरोध आंदोलन के दौरान रखी गई थी, जहां खराब वर्किंग एनवायरनमेंट का महिलाओं द्वारा विरोध करते हुए समान वेतन और पुरुषों की भांति मताधिकार का समान अधिकार देने की मांग की गई थी। इसके उपरांत वैश्विक स्तर पर महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उजागर करने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तभी से हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं से जुड़ी विशेष थीम पर आधारित अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही स्त्री शक्ति की सफलता और सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को सराहा जाता है। नारी हमारे समाज का वो केंद्र है जो घरेलू कामों के साथ साथ समाज के अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने कौशल प्रदर्शन से विजय का परचम लगातार लहराते हुए आगे बढ़ रही है। आइए
आज इंटरनेशनल विमेंस डे के इस मौके पर हम सब मिलकर ये प्रण लें कि समाज में कहीं भी कोई भी स्त्री को लैंगिक असमानता का शिकार नहीं होने देंगे। उनके सपनों को पूरा करने के लिए खुला आसमान होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आज हम बात करें। हम सभी इसका जश्न मना रहे हैं। महिलाओं की उपलब्धियों का ये जश्न होता है, ये दिन होता है। इस दिन की शुरुआत कैसी हुई और क्या कुछ तथ्य हैं, ये अभी आपने जाना। नमिता जी, हम आप तक आना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई है, आपको क्या लगता है महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम कितना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे याद आती हैं वो पंक्तियाँ हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की, जब उन्होंने ये कहा था कि नारी जीवन अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मुझे लगता है उससे हम बहुत दूर आ चुके हैं। एक बहुत पॉपुलर इंग्लिश की सेइंग है जिसमें हम ये कहते हैं कि द हैंड्स विच रॉक द क्रेडल कैन रूल द वर्ल्ड। करेक्ट। जो हाथ एक पालना हिलाते हैं वो इस दुनिया को रूल कर सकते हैं। तो महिलाओं की सशक्तिकरण और उनकी शक्ति का एहसास उसका भंडार होती है। उसका एहसास कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही किसी भी देश, मैं परिवार से शुरू करूं, परिवार, समाज और देश, सबकी उन्नति उसके सशक्तिकरण से ही जुड़ी हुई होती है। वो पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, उससे समाज आगे बढ़ता है और उसका जो पूरा रोल होता है पूरी एक कंट्री के डेवलपमेंट में, उसकी प्रोग्रेस में, उसको कोई नकार नहीं सकता। तो मुझे लगता है उनका एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बात कही है नमिता जी आपने कि जो पालना झुला सकती हैं वो डेफिनेटली कुछ भी कर सकती हैं। जो जीवन को जन सकती हैं वो जीवन को चला भी सकती हैं। ज्योत्सना जी, हम आप तक आना चाहेंगे। बात जब की जाती है ऐसे विशेष आयोजनों की, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैसे मजबूत कदम माना जा सकता है? इसमें हम महिला को सेलिब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, हम तो सो कॉल्ड सशक्त नारियां यहाँ बैठी हैं, लेकिन हमारे देश में सारी महिलाएं तो सशक्त नहीं हैं। बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या समानता और क्या उनके हक होने चाहिए। तो मुझे लगता है हर बार जब हर साल हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, हम कुछ एक और महिलाओं में जागरूकता लेकर आते हैं। सब में नहीं होता, पर आई एम श्योर कुछ एक नंबर और ऐड हो जाता है जो उसकी पहली सीढ़ी पे कदम रखती हैं और फिर वहीं से आगे बढ़ती हैं। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि ये हर साल में एक दिन जो हम मनाते हैं, कम से कम एक दिन तो ज़रूर मनाएं। हम इसको ये कह के ना नकार दें कि हर रोज़ महिला दिवस है और इसकी क्या ज़रूरत है। नहीं है ज़रूरत, हमारे देश में है इसकी ज़रूरत। ज्योत्सना जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन क्यों मनाया जाए, ये इस बात पे कई सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अगर इस एक दिन पर ऐसे सशक्त उदाहरण, आदर्श उदाहरण आपके सामने आते हैं तो समाज की बाकी महिलाओं के लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह काम करते हैं। अगर सामने वाला सशक्त है तो वो आगे लोगों को बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पिरेशन की बेहद ज़रूरत होती है। और बात जब इंस्पिरेशन की जाए तो अलका जी, शिक्षा के क्षेत्र में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए, शिक्षा में आने का इंस्पिरेशन क्या, मेरे घर में मेरे जो फादर थे वो भी टीचर थे, वो बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। और मेरे जो बड़े पापा थे वो कॉमर्स के प्रोफेसर थे। मेरे जो चाचा जी थे वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो एक तरह से देखा जाए तो घर में शिक्षा का ही माहौल था। तो उसी में जैसे कहते हैं ना, चीज़ें डीएनए में होती हैं, तो वो चीज़ एक्चुअली डीएनए में ही हुई। और वो देखते देखते फिर मैं एजुकेशन पढ़ते फिर मैं इसी लाइन में आ गई। शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल माना जाता है किसी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए शिक्षित होना क्यों बेहद ज़रूरी है? देखिए, अगर महिलाओं की जो आपने पूछा और इन्होंने भी कहा कि महिलाओं का से जब आगे बढ़ते हैं, महिलाओं को शिक्षा देना का मतलब ये होता है कि अगर एक घर की एक कन्या जो है, एक लड़की अगर शिक्षा लेती है तो एक परिवार एजुकेटेड होता है। तो महिलाओं में अगर शिक्षित, अगर एक महिला अगर शिक्षित आती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। उसको कैसे अपने घर को, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है यहाँ पे, तो एक छोटे से एक बजट में किस तरह से हमको हमारी प्रायोरिटीज़ तय करना, किस तरह से उस परिवार को हमको आगे ले जाना है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है।
अगर वो शिक्षित है, किस तरह को किस चीज़ों को उसको प्रायोरिटी में रखना है, और इस तरह से वो करते करते एक परिवार जब शिक्षित होता है, एक परिवार आगे बढ़ता है, तो फिर धीमे धीमे उससे करके एक समाज आगे बढ़ता है, समाज फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, और फिर हमारा भारत, हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर होता है। तो एक महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआती कदम आपके खुद का परिवार से होता है, यानी अगर आप अपने परिवार की बेटियों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं तो समझिए कि आप देश की बेटियों को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। वत्सला जी, बात हम जब भी माँ की करते हैं या स्त्री की करते हैं तो उन्हें जीवन जननी के साथ साथ संस्कार जननी भी माना जाता है। बिल्कुल। तो अगर नई पीढ़ी में संस्कारों के संचार की बात की जाए तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जैसा कि नमिता जी ने कहा, ज्योत्सना जी ने कहा और खुद अलका जी ने कहा, मैं उनकी बात में अगली कड़ी जोड़ती हूँ और यहाँ पर संस्कारों की बात करती हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक महिला जो है वो सबसे पहले अपने बच्चियों में, अपने परिवार में एक महिला को सशक्त करने के लिए जो काम कर सकती है वो परिवार के अन्य लोगों की मानसिकता को सुदृढ़ बना सकती है। बिल्कुल। मानसिकता मजबूत होनी चाहिए और मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। वो बहुत सारे पूर्वाग्रहों को बदल सकती है, वो उन रूढ़िवादी विचारों को मिटा सकती है और अपनी बात मजबूती से रख सकती है। हम देखने में तो बहुत सशक्त हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मसले होते हैं जहाँ पर आज भी हम महिलाओं को अपनी बात कहने का, निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। तो हम अपनी छोटे छोटे बातों से, अपने जीवन शैली से ये एक आयाम तय कर सकते हैं और एक उदाहरण दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी को कि कैसे हमने विषम परिस्थितियों में मजबूत और दृढ़ निर्णय लिए और अपने परिवार के लिए हम एक, जो कहते हैं ना कि महिला धुरी होती है, तो वो वाकई धुरी बनकर हम खड़े हुए। वत्सला जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि क्योंकि परिवार में महिला संस्कार और अगली पीढ़ी की भी जो जिक्र हुआ है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि साहित्य को संजोया जाए और सिर्फ संजोया नहीं जाए बल्कि अपने व्यवहार में उतारा जाए। महिला साहित्यकार की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा सशक्त मानी जाती है क्योंकि वो न सिर्फ अपने भावों को आप तक पहुंचा रही है बल्कि अपनी लोक संस्कृति और लोक संपदा को भी ईजी शब्दों में, यानी सरल शब्दों में बेहद सहजता के साथ परोसती हैं। और जब साहित्य की बात आती है तो समाज में बहुत सारी महिला साहित्यकार ऐसी हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसी ही महिला सशक्तिकार और साहित्यकार हमारे साथ जो अगली हम आपको बाइट दिखाने वाले हैं उनमें हैं पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी, जो लगातार साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी निरंतर वो लेखन की क्रिया कर रही है और पद्मश्री मिलने के बाद जिनका मानना है कि भाई अब तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है साहित्य के क्षेत्र में कुछ और कीर्तिमान गढ़ने के लिए। विश्व नारी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व नारी दिवस मना रहा है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि नारी की यात्रा जहाँ से चली थी, कहाँ पहुँची, उसने कितना स्वयं को समझा, कितना संकल्प लिया, कितना आगे बढ़ी, उसके बारे में मंथन हो। आज की नारी जागरूक हुई है, मुखर भी हुई है, वो अपने बारे में भी सोचने लगी है और साथ ही अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए भी सोच रही है। उसने अपनी शक्ति को पहचाना है। उसे अधिकार मिले तो उसके साथ साथ उसका दायित्व भी बढ़ा है, चुनौतियां भी बढ़ी हैं और वो पूरे प्राणपण से कोशिश कर रही है कि उन चुनौतियों का सामना कर सके। नारी अपने बारे में भी सोचे और साथ ही अपने सारे दायित्वों को निर्वाह करते हुए अपनी शक्ति की पहचान बराबर करती रहे, यही शुभकामना है।
तो साहित्य के साथ साथ लगातार समाज की बातों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोई एक थीम डिसाइड होती है, जिसके इर्द गिर्द कई सारे आयोजन किए जाते हैं। साल 2025 की बात की जाए तो नमिता जी, इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है एक्सेलरेटेड एक्शन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ women, to make them aware of their rights and also to give them a sense of equality, not only the sense of equality लेकिन वास्तविकता में उनको एक समावेशिता और एक जो इक्वलिटी होनी चाहिए उसका एहसास कराया जाए और उसको उनके जीवन में मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाए, उसके लिए उसकी तरफ हमारे कंसर्टेड एफर्ट्स हों। ओके, ज्योत्सना जी, आप कार्यवाही में तेज़ी लाना, इस थीम को किस तरह देखती हैं? जब मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी कि ये कार्यवाही में तेज़ी लाना की क्यों ज़रूरत है, तो जो डेटा हमारे पास अभी तक उपलब्ध है कि महिलाओं में कितनी स्पीड से सशक्तिकरण या समानता जो हो रही है, तो ये मानना है कि अगर इसी रफ्तार से चला तो शायद हो सकता है अगले 100 साल से भी ज़्यादा लगेगा जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाएंगे, जब महिला और पुरुष समानता की बात कर पाएंगे। तो इसीलिए शायद इस साल ये तेज़ी से करने का एक प्रण जो लिया गया है कि हम इस ढर्रे पे नहीं चल सकते, उसको शायद और तेज़ी से हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जितना जल्द से जल्द समाज में महिला और पुरुष में समानता आ पाए। तो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। ज्योत्सना जी की बात बिल्कुल सही है कि जितना आप स्पीड अप कर सकते हैं इस एफर्ट को, उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल का वक्त यकीनन बहुत लंबा वक्त होता है। अलका जी, जेंडर इक्वालिटी की जब भी हम बात करते हैं और वर्क प्लेस की जब हम बात करते हैं, तो वर्क प्लेस पे जेंडर इक्वालिटी होना कितना ज़रूरी है? तो जेंडर इक्वलिटी एक वर्क प्लेस पे होने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वुमेन जो होती है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस्ड होती है, तो वो उन चीज़ों को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उन चीज़ों को रख पाती है। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे इक्वलिटी होने से वुमेन्स का उनको देख के आगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो दूसरी वुमेन्स को भी आगे उस क्षेत्र में आगे ला सकती हैं। और काम के मसले में देखें तो जो फीमेल्स होती हैं वो काम जो है वो ज़्यादा मेल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ज़्यादा सिंसियरिटी से करती हैं, ज़्यादा डेडिकेशन से करती हैं, ज़्यादा डिवोशन से करती हैं। बल्कि जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि काम एक वक्त पे एक काम करिए और उसमें बिल्कुल डूब जाइए। करेक्ट है ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि फीमेल्स, आप उसमें। हाँ बिल्कुल, उसमें आप डूब जाइए। तो फीमेल्स का जो काम करने का तरीका वही होता है कि वो जिस काम को भी एक काम अगर ले गया, वंस शी कमिटेड, तो फिर वो उसमें डूब जाएंगी। फिर उनको खाने पीने, उनका लंच टाइम है, डिनर टाइम है, क्या व्हाटएवर शी नेवर थिंक्स। तो इस तरह से काम की क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो फीमेल नो डाउट बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से काम करती है। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि महिलाओं को जब मौका मिलता है ना, तो उन पे डबल प्रेशर होता है उस जॉब को इक्वली निभाना, प्लस खुद को ये प्रूव करना कि वो उस जगह पे है, ये गलत डिसीजन नहीं है, वो कर सकती हैं। तो ये डबल प्रेशर कहीं ना कहीं उन्हें एक्स्ट्रा अलर्ट और एक्स्ट्रा डेडिकेटेड बनाता है। वत्सला जी, आज इस खास मौके पर कुछ ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहे आज के दिन से जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए हम जितने भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सबसे बड़ी बात है हम सब मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कान ही जो है हमारे आत्मविश्वास का परिचय दे रहा है। मुस्कानों के दिए जलाकर पीर छुपानी है, बाधाओं की चंद लकीरें हमें मिटानी है, बाधाओं की चंद लकीरें हमें मिटानी है। पंख नहीं है फिर भी नभ में उड़ना चाह रही हूँ, अपनी असफलताओं की मैं स्वयं गवाह रही हूँ। दूर क्षितिज के पार पहुँचने की जिद ठानी है, बाधाओं की चंद लकीरें हमें मिटानी है। बहुत खूबसूरत। बाधाओं की चंद लकीरें हमें मिटानी है। सुनिएगा कि अनगिन बार ज़माने ने मुश्किल में डाला है, अनगिन बार ज़माने ने मुश्किल में डाला है, विषम परिस्थितियों ने ही 100 बार संभाला है,
गिर कर उठना, उठ कर चलना रीत निभानी है, बाधाओं की चंद लकीरें हमें मिटानी है। हर महिला एक दूसरी महिला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएगी तो यकीन मानिए ये सारी बाधाएं खुद ब खुद मिट जाएंगी। बाधाएं उतनी बड़ी नहीं हैं अगर सब साथ मिल जाए, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। और जब बात की जाए बाधाएं मिटाने की, तो हम जब भी अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो प्रतिनिधि हमारी बाधाओं को मिटाएगा। और उत्कृष्ट प्रतिनिधि होता भी वही है जो एक्चुअली में जनसेवा पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हो। और जब जनसेवा की बात आए तो लखनऊ की महापौर सुषमा खरवाल जी लगातार अपने कार्यों से अपने शहर की पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा कर रही है। लखनऊ शहर में स्वच्छता के नए आयाम गढ़ रही हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी महिलाएं, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सैनिक की पत्नी होने के नाते पिता की भी जिम्मेदारी माँ को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि सैनिक कभी बॉर्डर पर रहता है तो कभी कहीं रहता है। तो सैनिक का जो परिवार होता है, सैनिक के जो बच्चे होते हैं, उसके पिता भी और माँ भी माँ ही होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसमें मुझे सफलता मिली। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों शिक्षित हैं। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं आई। मुझे कम से कम 30-35 साल हो गए हैं राजनीतिक काम करते करते। एक शौक़ था, एक जुनून था। आज तक हम राजनीति में काम करते रहे। परेशानियां बहुत हुई, लेकिन समस्याओं का सामना मजबूती से किया और आज कई जगह सफलता भी हासिल हुई। तो लगातार अपने काम को इसी तरह अगर हर कोई ईमानदारी से करता रहे तो बहुत आसान होगा। जो वत्सला जी ने कहा कि बाधाओं की जो चंद लकीरें हैं वो बहुत आसानी से मिटाई जा सकेंगी। बिल्कुल। नमिता जी, मीडिया क्षेत्र की बात की जाए, बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, काफ़ी ग्लैमरस माना जाता है, लेकिन जब स्त्रियों के इसमें पार्टिसिपेशन की बात आती है, बहुत कुछ कर सकती हैं स्त्रियां इस क्षेत्र में, फिर भी परिवार इस क्षेत्र को लेकर आज भी असमंजस में रहता है। ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगी कि जिस ग्लैमर की बात आप कर रही हैं वो बाहर से ज़्यादा दिखाई देता है। करेक्ट। जब आप वाकई में उस क्षेत्र में काम करने के लिए एंटर करते हैं, घुसते हैं, तो वो ग्लैमर कहीं छुप जाता है, काम ही सामने होता है। और मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप 24/7 काम करते हैं। कब क्या कहाँ होगा उसको आपको हर समय उसके लिए आपको अलर्ट रहना होता है, अलाइव रहना होता है। मेरे परिवार में भी वो सारे लिमिटेशंस थे, क्योंकि मेरा जो फील्ड जो मैंने चूज़ किया था अपने लिए वो एक बहुत डिफरेंट फील्ड था। तो जो हमारी इंटर्नशिप होती है उसमें हमको अखबार बनाने के हर पहलू को सीखना होता है। सिर्फ अखबार मतलब मीडिया में काम करने का मतलब सिर्फ लिखना या कैमरे के सामने बोलना या नहीं होता, उसमें बहुत सारे पहलू उसके होते हैं। और प्रिंट मीडिया में हम अखबारों और मैगजीन्स में काम करते हैं जहाँ हम लिखते हैं। अक्सर रात में 1, 1:30, 2, 2:30 भी बज जाता था मुझे लौटने में। और जब वो बालकनी में खड़ी होती थी और जब मैं दरवाज़ा खोलती थी और मैं अंदर आती थी तो कहती थी, आज तुम्हारे डैडी ये कह के सोए हैं कि ये लास्ट डे है, कल से नहीं जाएगी, इतनी रात तक बाहर नहीं रहना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परिवार की सतह पर ही बहुत सारे लिमिटेशंस उसी समय आ जाते हैं जहाँ ये सोचा जाता है कि एक रिस्की फील्ड है, इतनी देर तक लड़कियों को बाहर नहीं रहना चाहिए, पता नहीं कैसे लोगों के साथ है, पता नहीं क्या हो, कैसे लौटे। हालांकि अखबारों में जो नाइट शिफ्ट करती हैं लड़कियां और जो भी स्टाफ नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए एक नाइट ड्रॉप का ऑप्शन होता है। और मेरी जो पहली बीट होती है जो हम एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करते हैं, तो मेरी मेडिकल थी, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है। तो मेरी मेडिकल बीट थी। मेडिकल बीट में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि आप बहुत टेक्निकल चीज़ों को बहुत आसान शब्दों में अपने रीडर तक पहुंचाएं। तो वही करती थी। और मेरे फादर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, तो जब वे मेरी स्टोरीज़ की भी पढ़ते थे और उनको ये लगा कि हाँ आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर रही है, लोग थोड़ा सा पहचानने लगे हैं, तो थोड़ा वो कन्विंस हुए इस तरफ। फिर जब मुझे लखनऊ छोड़ के बाहर जाना हुआ, पहला मेरा असाइनमेंट जो मेरी पहली जॉब थी वो दिल्ली में थी। तब तक मैंने परिवार नहीं छोड़ा था कभी। वो भी मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सवाल था
कि कैसे एकदम से दिल्ली भेज देंगे लखनऊ से। काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे थे। बहुत सारे, जिसमें मेरी माँ का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, बिकॉज वो समाज सेवा के साथ हमेशा जुड़ी रही। अगर परिवार का एक भी सदस्य आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं तो थोड़ी सी राह आसान हो जाती है। अब क्योंकि मैम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की जो इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती हैं परिवार वालों और माता पिता के मन में। बेटी को लेके सिक्योरिटी की जो सुरक्षा की दृष्टि से जो इनसिक्योरिटी होती है वो बेहद आम होती है। और क्योंकि मीडिया के क्षेत्र ऐसा होता है, जब आपको कहीं भी जाना होता है तो उम्मीद करते हैं कि हम हमारे देश की हर एक बेटी के लिए, उनके लिए नहीं जो सिर्फ मीडिया क्षेत्र में है, बल्कि हर एक बेटी के लिए एक ऐसा वातावरण, एक सेफ वातावरण बनाएं कि वो कभी भी अपने घर से बाहर कदम रखें तो ना उन्हें डर लगे, ना उनके पीछे छूटे परिवार वालों को। ज्योत्सना जी, जब बात सपनों को पूरा करने की आती है तो घर और सपने दो भागों में बट जाती है स्त्री, ऐसे में बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये आई थिंक बहुत खूबसूरत सवाल है। और किसी भी महिला के लिए जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अगर घर से बाहर निकलने की पहल करती है तो उसका घर भी संभला रहे। हाँ। हम महिलाओं को शायद बड़ा ही इस सोच से किया जाता है कि घर हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे कि आई थिंक वत्सला जी ने कहा था कि कुछ कामकाजी महिलाएं होती हैं, कुछ जो घर पे रहती हैं और कुछ बीच की कड़ी। मैं मानती हूँ हर महिला कामकाजी है, क्योंकि क्या घर हमारा बिना महिला के काम करे चल सकता है? फ़र्क सिर्फ है पेड लेबर और अनपेड लेबर में। तो हर महिला काम करती है, कुछ घरों पे काम करती हैं, कुछ बाहर करती हैं, पर जो बाहर निकलती हैं उनको एक सपोर्ट चाहिए। तो मुझे लगता है हम महिला ही दूसरी महिलाओं को सपोर्ट देते हैं। हमारा घर संभालने के लिए हम और महिलाओं की हेल्प लेते हैं। हमारी घर की भी माँ या सास होती हैं, हमारी फ्रेंड्स होती हैं। हमारे काम में भी हमारे बॉस से हमको बहुत बार डिस्कशन करने पड़ते हैं और कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स होते हैं। बल्कि इसी में एक जो बहुत ख़ास चीज़ होती है वो होती है जिसको बोला जाता है जेंडर इक्विटी। उसको इक्वालिटी नहीं बोलते हैं, उसको इक्विटी बोलते हैं। अब जैसे हम काम कर रहे हैं, पुरुष को भी साल में 30 छुट्टियां मिल रही हैं, महिला को भी साल में 30 छुट्टियां हैं, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो महिला अपने घर के बच्चों को भी संभाले और ऑफ कोर्स उसको प्रेग्नेंट होकर जब वो डिलीवर करेगी वो भी एक बहुत बड़ा महिला का एक जिम्मेदारी है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मातृत्व अवकाश आया पहले तो, पर उसके बाद जो और ज़्यादा ज़रूरी था वो था चाइल्ड केयर लीव। तो ये समान नहीं है, पुरुष कह सकते हैं हमें तो नहीं मिलती, पर इसको इक्विटी बोला जाता है। ये परिस्थितियों को देखते हुए जो समानता चाहिए होती है। तो किसी भी महिला को अगर काम में आगे आना है तो इक्विटी बहुत ज़रूरी है। उसकी सिचुएशन स्पेशल है, उसके हिसाब से उसको सपोर्ट मिले तो मुझे लगता है सारी महिलाएं आगे आके काम कर सकती हैं। इक्वालिटी की बात की जाती है लगातार, लेकिन क्योंकि ज्योत्सना जी ने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत खूबसूरत टर्म भी यूज़ किया, इक्विटी, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार बदलाव लाना बेहद ज़रूरी होता है। अलका जी, क्योंकि लगातार हम पंखों की बात करते हैं, उड़ान की बात करते हैं, चांद तारों की बात करते हैं, आप जब इस क्षेत्र में आई तो आपके लिए क्या कुछ चैलेंजेस रहे थे? कभी चैलेंजेस रहे बीइंग अ फीमेल? आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया हो जो आज आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, फील्ड एस्ट्रोनॉमी जब ली थी तो एक तो चीज़ थी कि चूँकि रात में ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा घर में रहा, लेकिन मेरे घर में मेरे मदर तो सपोर्टिव थे, लेकिन मदर से कहीं ज़्यादा फादर सपोर्टिव थे। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग जाएंगे तो जाएगी। हमको अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। उनका एक शब्द मुझे आज भी याद है कि वो कहते थे कि मैं कभी भी जाने को कहती थी, मना नहीं करते थे। कहते मुझे अपने बेटी पे बहुत विश्वास है, वो कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी कि उनका सर नीचे हो। एंड ये चीज़ हमने हमेशा ध्यान रखी। मतलब एक तरह से मेरे लिए एक दिमाग में बैठ गई थी चीज़ें। तो थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी फील्ड चैलेंजिंग तो है, रात में ऑब्जर्वेशंस करने होते थे। और उसके बाद जब मैं पोस्ट डॉक करने के लिए जब बाहर गई साउथ अमेरिका, तो उस टाइम थोड़ा घर में था कि लड़की को इतनी दूध भेज रहे हैं, थोड़ा ग्रैंडफादर थोड़ा सा उधर से चीज़ें हुई, लेकिन फादर का सिंपल यही स्टेटमेंट था और उसी को करते हुए मैं बाहर चली गई। वहाँ पे मैं सबसे पहले तो ब्राज़ील गई थी, वहाँ की मैं भाषा भी नहीं जानती थी, पोर्टुगीज़ बोली जाती थी, लेकिन एक उनके ट्रस्ट पे और वहाँ पहुँची तो मुझे लैंग्वेज का भी चैलेंज हुआ। उसके बाद पूरी नाइट वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते थे, बहुत दिन ऑब्जर्वेशंस होते थे। कभी स्काई क्लियर हुआ, कभी कभी सारे ऑब्जर्वेशंस बेकार हो जाते थे, क्लाउड्स आ गए तो चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस इतने खूबसूरत थे कि उनको फेस करते करते, उनको ओवरकम करते करते डे बाई डे आई बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। मतलब इवन ट्रैवल करने में भी इतना बड़ा चैलेंज आया कि लगेज रह गया, प्लेन छूट गया, सब कुछ हुआ,
तो आई जस्ट डिड एवरीथिंग इन एक्सट्रीम। तब मुझे किसी भी चैलेंज को लेने में डर खत्म हो गया। एक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था, पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल प्लस जो अपने आप उन चैलेंजेस को फेस करने के आए कि रात में कुछ करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले में थी और साथ में सारे लोग रहते थे, बट बहुत इन्जॉय करते थे। कभी कभी क्लाउड्स आ गए तो गिटार लेके सब बजाते थे, गाते थे। तो आई थिंक ये चैलेंज तो हम नहीं कहेंगे, वो तो एक वो था कि वो उन सिचुएशन को फेस करने की क्षमता जो डेवलप हो गई वो अब भी बरकरार है। वो अब भी है कि रात में भी स्काई में ऑब्जर्वेशंस लगाने होते हैं। कभी कोई लड़की कहती है अरे मैम रात हो जाएगी, घर कैसे जाएंगे? कैसे जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जा सकते हैं, तुम क्यों नहीं जा सकती हो? तो वही कॉन्फिडेंस मैं अपने स्टूडेंट्स में भी आगे उनको मैं बताती हूँ कि पास ऑन करते हैं, उनको नरेट करते हैं। और अलका जी ने बहुत सही बात की। और इससे एक और बात आती है कि सपोर्ट के साथ साथ आपको अपनी बेटियों पर विश्वास भी दिखाना होगा। उनके पंखों को उड़ान देने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप उन पे ट्रस्ट करें कि वो हमेशा सही राह चुनेंगी। और जैसा कि अलका जी ने ये जस्टिफाई भी किया और साथ साथ अपनी आगे की जनरेशन को ये सिखा भी रही है। वत्सला जी, आप भी बच्चों से रूबरू होती है, उनको सिखाती है और पढ़ाती हैं। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें या समाज में महिलाओं को लेकर स्टीरियोटाइप्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है आज की जनरेशन में भी वो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो लोग लगातार तोड़ रहे हैं? गर्ल्स और बॉयज़ दोनों उस सोच को तोड़ रहे हैं। काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन मैं जिस तबके को पढ़ाती हूँ उसमें 12 तक के बच्चे हैं। तो मैंने देखा वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखा है वो मैं जानती हूँ, स्लम एरिया की जो लड़कियाँ आती, जैसे कि बात मैंने कही कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, यानी आधी आबादी जब सारी सशक्त हो जाए तो वो एरिया भी आता है जो हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आता है। और शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, हम सब कहते हैं शिक्षा पे बहुत काम हो रहा है। शिक्षा बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन और सब सुविधाएं चल रही हैं। लेकिन जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, जो बच्चियां आती हैं, वो शायद सही मायने में जानती ही नहीं है कि हम क्या करने आ रहे हैं। वो मोटी मोटी किताबें बस्तों में भरकर ले आती हैं और वो उन्हें पढ़ना तो नहीं, वो बस क्लास में बैठना, सीखने नहीं आती हैं। कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि ये कमी है उन बच्चियों में, शायद इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन बच्चियों का मन जो है उस शिक्षा के प्रति और लगे, वो कुछ सीखें भी। अगर वो 4.5 घंटे 5.5 घंटे विद्यालय को दे रही हैं तो उन 5.5 घंटे में सिर्फ वो हिंदी, इंग्लिश और गणित और विज्ञान की पढ़ाई ही ना करें, बल्कि कुछ ऐसा भी कुछ सीख कर जाएं ताकि वो आने वाले भविष्य में आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो सके। और जब समाज सेवा की बात आती है और महिलाएं इस क्षेत्र में जब उतरती हैं तो वो अलग ही परचम लहराती हैं, क्योंकि वो सिर्फ किसी की मदद नहीं कर रही होती बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश लगा रही होती हैं। ऐसी ही समाज सेविका हैं सबिया अहमद जी, जो कि लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उनके लिए रोजगार के क्षेत्र और राह भी खोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये विश्वास रखती हूँ कि अगर हम समाज में हैं तो हमें समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सब महिलाओं को पहले तो बधाई देना चाहूँगी और साथ ही शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बधाई इसलिए कि अगर आज से 100 साल या 500 साल पहले की बात याद करें तो उसको देखते हुए महिलाओं का स्तर काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। कि जिस बुरे हालत में महिलाएं पहले थीं उसको देखते हुए अब उनमें जागृति आई है, समाज में महिलाओं के प्रति जागृति आई है, तो जिसकी वजह से कुल मिला के महिलाओं का स्तर बेहतर हुआ है। लेकिन साथ ही मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी है कि अभी भी महिलाएं काफ़ी चीज़ों में काफ़ी हद तक पिछड़ी हुई हैं और ज़रूरी है कि वो उनका स्तर और बेहतर किया जाए, ना सिर्फ बराबरी के लिए बल्कि और बेहतर होने के लिए। उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहचान होती है दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव रखना, मानवता का फर्ज निभाते हुए समाज के वे लोग जो अपने जीवन के हर क्षण को दूसरों की मदद और सेवा में समर्पित कर दे, वे संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। मैं एक संदेश यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी को देना चाहूँगी कि सबसे पहले परम सौभाग्य की बात है कि हमारे घर में जब कन्या पैदा होती है, बेटी पैदा होती है,
तो आप समझिए कि वो एक पूरा समाज को लेकर के आगे चलेगी, घर को लेकर के आगे चलेगी। तो उसको परिपक्व और उसको एक मजबूत स्तंभ की तरह हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं कि हम उसको शिक्षित जरूर करें, जो कि अत्यंत आवश्यक है। उसकी शिक्षा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमारा ये विशेष अंक चल रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में हमारे समाज की बेहद सशक्त और सम्मानीय पर्सनालिटीज मौजूद हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में नाम कमा रही हैं और विमेन एम्पावरमेंट का झंडा गाड़ रही हैं। नमिता जी, जब सिक्योरिटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ की बात आती है, तो जब कोई भी फील्ड में महिला उतरती है तो उसके लिए बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है। वहीं जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो समाज में ऐसे वो कौन से बैरियर्स हैं जो अभी भी मौजूद है और जिन्हें हटाना बेहद ज़रूरी है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि समाज में एक जो सोच है महिलाओं को लेके, उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शायद किसी हद तक ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है, बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मदर, अ सिस्टर, कि हम फैमिली जो एक यूनिट है जहाँ जिसको हम शेप अप करते हैं, जिसको हम रूप देते हैं आगे का, उस लेवल पे ही हम समाज के उस तबके की सोच को बदलने की कोशिश करें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, समाज अगर इतना सुरक्षित हो, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना सुदृढ़ हो, जहाँ लड़की को या किसी भी महिला को घर से निकलने के पहले ये नहीं सोचना पड़े कि आज शाम को ठीक ठाक सलामत लौट पाएंगे कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। उस बैरियर को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिस्पेंसेशन पे, हमारी सरकार पे, हमारी अथॉरिटीज़ पे होती है। तीसरी एक चीज़ जो होती है वो, जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं, जहाँ पर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे भी वही एक सोच आती है कि अगर हम अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कार्य कर रहे हैं तो उनकी सोच में भी वो एक सहभागिता वाली सोच उनकी भी होनी चाहिए, जहाँ उनको एक, जैसे वो एक मेल कलीग को रिस्पेक्ट देते हैं वैसे एक फ़ीमेल कलीग को भी रिस्पेक्ट दें। अगर वो आपकी बॉस है किसी भी वजह से, तो आपके मन में ये भावना बिल्कुल भी ना आए कि क्योंकि ये एक महिला है इसलिए मैं बिल्कुल भी इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़, इसका हटना बहुत ज़रूरी है। अहम नहीं होना में चाहिए। कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना बेहद ज़रूरी है। बंसला जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मैं कह रही हूँ कि ये जो अहम है जी, वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। बल्कि इसे आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए जी। कि एक महिला हमारी बॉस है तो उसको भी हम यस मैम कहें। बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे एक जो वर्क प्लेस होता है उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। सोच में परिवर्तन अगर हम माने तो आधार है। अगर आपको बदलाव लाना है तो सोच में परिवर्तन लाना है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष। ये परिवर्तन सबके लिए बेहद ज़रूरी है। ज्योत्सना जी, जब हम फीमेल चाइल्ड को लेके बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, इस सोच में परिवर्तन आया है? लोग अभी भी उतने ही उत्साहित होते हैं बच्ची के जन्म लेने पर जितना बेटे के जन्म लेने पर होते हैं? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई थिंक फर्स्ट हैंड बता सकती हूँ। मैं कहूँगी परिवर्तन तो बहुत आया है और मेरी खुद की भी सिर्फ एक ही बेटी है, तो परिवर्तन बहुत है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं कहूँगी इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जेंडर रेशो स्क्यूड है हमारे भारत में, जहाँ 1000 पुरुष होते हैं 900 के करीब महिला होती हैं रेशो में। और वो ऑब्वियस सा कारण है कि किसलिए होती हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड भी है, बहुत कुछ होता था। पर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल आई थी कि सेक्स डिटर्मिनेशन बंद होगा। डिलीवरी से पहले किसी को नहीं बताया जाएगा कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल फीटस है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और काफ़ी उसमें रोक आई। तो एक तो वो बहुत बड़ा योगदान था, और दूसरा आई थिंक वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था और है अभी भी, उसने बहुत जागरूकता लाया है। और अब आई थिंक परिवारों को समझ आ रहा है कि बेटी और बेटा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा एक स्वस्थ हो, पढ़े लिखे, जो अपने पाँव पे खड़ा हो, तो बेटी हो या बेटा वो दोनों इक्वली ही पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं।
और मुझे तो लगता है कई चीज़ों में, जैसे कि अलका जी ने भी कहा था कि लड़कियां बढ़ चढ़ के और पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं बेटे से भी ज़्यादा। तो आई थिंक ये रियलाइजेशन हो रहा है और मुझे लगता है वो सभी लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनकी बेटियां होती हैं। बेटियां हमेशा ही अपने पेरेंट्स के लिए खास होती हैं और बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, वो हर पेरेंट के लिए खास होता है। हमें बार बार बेटियों को या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे अभियान चलाने पड़े, क्योंकि अनडाउटली इस तरफ अभी भी कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत सारे सुधार लाने की ज़रूरत है और प्रशासन भी लगातार इस तरफ काम कर रहा है। बात जब बेटियों की जाए या हम महिलाओं की जाए तो एक बहुत पुराना स्टीरियोटाइप है कि भाई महिलाएं किचन की खूबसूरती होती हैं, मतलब अगर वो किचन की दीवारों में रहें तो वो बेहद सक्सेसफुल रहेंगी। लेकिन आज के दौर की बात करें तो ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो इसी किचन की दीवार को तोड़कर लेकिन किचन की कला के ही साथ आज देश का गौरव बढ़ा रही हैं। ऐसी ही महिला हैं शेफ अलका जी, जो कि लखनऊ की यानी शहर की जानी मानी शेफ हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपने शहर का बहुत सारा नाम कमा रही हैं और साथ ही साथ अपने स्वाद को चखा रही हैं लोगों को। हम अपनी सभी महिलाओं को एक संदेश देना चाहेंगे कि पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है। और देखिए आपके आगे बढ़ने का क्या परिणाम आया। आपको घर में रह के जो आप काम करते हो और उससे कितना क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया देखिए, कमाइए, अपने परिवार की उन्नति करिए, आर्थिक जो भी आपके आर्थिक सुझाव होंगे वो माने जाएंगे, घर में भी माने जाएंगे, बाहर भी माने जाएंगे और जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ भी माने जाएंगे। काम करते रहिए, अपनी दिशा को कभी नहीं छोड़िए। बड़ी मुश्किल से ये दिशा मिली है और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हज़ारों महिला दिवस आपको समर्पित होंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं काम ना कर रही हों, और सिर्फ काम नहीं बल्कि अच्छा नाम ना कर रही हों, ये कहना सही होगा। सशक्त नारी सशक्त समाज आज घर परिवार में जिस पे हम बात कर रहे हैं, ढेर सारी सशक्त महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो लगातार आदर्श उदाहरण तो हैं ही, लेकिन हाँ ये भी बात हो रही है कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं जिन्हें अभी सुधारना बाकी है। अलका जी, आपके जीवन में क्या कोई ऐसा दौर रहा जहाँ पे आपको देख के लगा हो कि यार ये चीज़ बदलनी है या ये सोच बदलनी है? देखिए, एक टीचर होने के साथ साथ मैं बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हूँ, जैसे कि हॉस्टल है, इस टाइम मैं हॉस्टल की प्रोवोस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैं एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर रही, उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर प्रेसिडेंट अवार्ड तक हासिल किया। तो बहुत सी इस तरह से मैंने बहुत से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे और डिफरेंट जगहों पे काम किया। और कमी जहाँ रहने की बात है, क्योंकि मेरी थोड़ा सा आदत है, जैसे कि आम महिलाओं में तो होती ही है, लेकिन मुझे कुछ परफेक्शन ज़्यादा पसंद है। वो शायद मेरे ख्याल से अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा कि अगर आपको खुश रहना है तो बहुत परफेक्शन ढूंढना छोड़ दीजिए। कमियां भी खूबसूरत होती हैं। हाँ, तो लेकिन आदत है कि मैं जो काम करूँगी, अगर मैंने कोई काम के लिए जो मेरा कमिटमेंट है वो कुछ ज़्यादा है, तो अगर मैं कोई काम करती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल उसमें डूब के करती हूँ और उसको जितना परफेक्टली मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। ये मेरी एक अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, ये मैं नहीं जानती। तो मैं जैसे कि हॉस्टल में अगर गई तो मुझे एक एक कोना साफ़ करना है, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम न हो, ये नहीं है वो नहीं, तो मैं हर जगह कमियां अगर बात करें तो कमी दूर करने की कोशिश करती हूँ, कमियां निकाल के उसको कंप्लेन करने की बात नहीं करती हूँ। अगर मैं एनएसएस में गई तो वहाँ पे बच्चों को ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो व्हाटएवर उसमें कमियां हैं उनको मैं कैसे दूर करूँ, तो महसूस करके मैं उसको रिमूव करने की कोशिश करती हूँ। मैं उन कमियों को आगे प्रोपोगेट नहीं करती हूँ। तो मुझे कभी किसी काम में ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी मैं महसूस कर रही हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे हट जाए, आगे बढ़ के उसमें उसको खत्म करें। शिकायत करने की जगह सुधार करने की जरूरत है। मतलब कंप्लेन से ज़्यादा उनका सॉल्यूशंस निकालने में आई थिंक ये मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट, और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए सब में। और अगर अलका जी की तरह ये आदत सब में आ जाए, क्योंकि ये अच्छी हैबिट है यानी गुड हैबिट की कैटेगरी में आती है, अगर ये आदत सब में आ जाए तो हमारे समाज से शिकायतें कम हो जाएंगी और सुधार ज़्यादा हो जाएंगे। वत्सला जी, कोई और गीत या कविता जो आप इस मौके पर हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बिल्कुल, जैसा कि बात अलका जी ने कही, ज्योत्सना जी ने कही, नमिता जी ने कही, हम यहाँ पर आए ही इसीलिए हैं कि हम अच्छाइयों की बातें करने आए हैं, हम उजालों की बातें करने आए हैं, उम्मीदों की बातें करने आए हैं। तो हम क्या करने आए हैं, हम बताते हैं कि हम उजालों की बातें करेंगे, नेक नामी से दामन भरेंगे, बंद करके
बुराई की पुस्तक, रोशनी की कहानी गढ़ेंगे, हम उजालों की बातें करेंगे। कि साथ साथ ही नहीं तो हुआ क्या, नेकियों के ही रास्ते चलेंगे, पंथ दुर्गम मिले तो है क्या गम, पंथ दुर्गम मिले तो है क्या गम, चाटुकारों से हम ना बनेंगे, बंद करके बुराई की पुस्तक, रोशनी की कहानी गढ़ेंगे। कि गर्व धन पर यहाँ जो है करते, रौब कुर्सी का सब पर दिखाते, दर्प का दम निकलता है हरदम, दर्पणों में वो टूटे दिखेंगे, बंद करके बुराई की पुस्तक, रोशनी की कहानी गढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप किसी के लिए रोड ब्लॉक ना बने। अक्सर कहा जाता है कि अगर महिलाएं ही महिलाओं का रास्ता रोकने लगी तो फिर कैसे सशक्त नारी और कैसा सशक्त समाज। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप 4 कदम आगे बढ़ें तो कोशिश करिए एक हाथ आपके पीछे जो खड़ी हैं उनके लिए भी बढ़ाएं, उनके लिए रोड ब्लॉक ना बने, राह आसान बनाएं। तो अब क्योंकि हम लगातार सशक्त नारी सशक्त समाज की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब जश्न मना रहे हैं, कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ चले हैं। नमिता जी, चलते चलते कोई आज के उपलक्ष्य पर संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहें। मैं यही कहूँगी कि एक सशक्त नारी एक सशक्त समाज, एक सशक्त देश का निर्माण करती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आप को रूढ़िवादी जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं उनसे बाहर निकलें, अपने गुणों का इस्तेमाल करते हुए अपने देश के विकास में अपना सहयोग करें। ज्योत्सना जी, आज इस उपलक्ष्य पे क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग। करेक्ट, राइट। बिना दिखने वाली बाधा, उनको तोड़ना पड़ेगा। हाँ, हम महिलाएं ना अपने मन में भी कई बाधाएं बना लेते हैं कि मैं अगर ये काम करूँगी तो समाज ये कहेगा, या मेरे हस्बैंड ये कहेंगे, या परिवार ये कहेगा। कई बार वो रियल भी होती है बाधा, कई बार नहीं दिखने वाली होती हैं, प्रिजम्पशंस भी होते हैं, पर कई बार ऐसी बाधाएं होती भी हैं जो एक्चुअल होती हैं पर और लोगों को नहीं दिखती हैं। हर तरह की ये ग्लास सीलिंग को मैं तो चाहूँगी महिलाएं उसको हर स्टेज पे उसको तोड़ें, आगे निकलें वो ग्लास सीलिंग से, और सारी ही महिलाएं एक साथ सबको साथ देके आगे बढ़ाएं। अलका जी, चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, वुमेन जो है वो एम्पावर्ड शुरू से रही है। अगर पुरानी महिलाओं को भी देखिए तो बहुत से ऐसे नाम आते हैं कि जो कि बहुत ही विद्वान रही हैं, हर क्षेत्र में रही हैं, है ना। और शक्ति की नव दुर्गा होता है, सभी कुछ होता है। थोड़ी सी जो बीच में मानसिकता चेंज हुई है उसको बदलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हमको एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा मोरालिटी पे काम करना पड़ेगा कि जब अपब्रिंगिंग घर में होती है तो अपब्रिंगिंग खाली सारी चीज़ें लड़कियों का ही ना, लड़कों का समझाइए। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर उनमें मोरालिटी डेवलप की जाएगी तो ये जो इतने लॉज और इतना सब बनते हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और हम महिलाओं को अपनी मेंटल स्ट्रेंथनिंग पे वर्कआउट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी काम मिले कॉन्फिडेंस के साथ में करिए, ईमानदारी से करिए। कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है जो आपको आपके काम पे आपके मुकाम पे ले जाने से रोक पाए। वत्सला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पे? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी जीवन शैली में एक बात को शामिल करना है, वो दूसरों को सराहने की बात शामिल करना है। यानी हमें हर स्त्री की सराहना करनी है, हमें हर स्त्री को आत्मसम्मान जगाने वाली बातें करनी है। हमें हर स्त्री के लिए एक बात जो पॉकेट नोट छोड़कर जाना है, वो ये है कि आप खुद को सशक्त बनाएं, खुद को दृढ़ विचारों वाली बनाएं, और साथ ही अपने सहयोगियों को भी, अपने साथियों को भी, अपनी रिश्तेदार महिलाओं को भी ऐसा बनाने के लिए मोटिवेट करें। और हाँ, मुस्कुराहट अपने होठों पर बसाए रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने घर परिवार में एक बेहद खास अंक आप तक लाए, जिसका विषय रहा
सशक्त नारी सशक्त समाज। हमारे स्टूडियो में आज एक नहीं कई ऐसी समाज की सशक्त और सम्मानीय शख्सियत मौजूद थी। आज हमारे साथ रही जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट नमिता जी, तो वहीं स्वास्थ्य और कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी डॉक्टर ज्योत्सना जी, अलका जी हमारे साथ जुड़ी जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थी, और साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी थी हमारे साथ वत्सला जी। आप सभी का आज इस मौके पर यहाँ मौजूद रहने के लिए, इतनी सारी बातों को साझा करने के लिए बेहद धन्यवाद। धन्यवाद निधि आपका। तो लगातार हम सशक्त नारी की बात करते हैं, तो एक बात अपने जहन में अगर आप बांध लें कि आपका जो सशक्त नारी या नारी सशक्तिकरण का तरफ पहला कदम हो सकता है, वो कदम होगा रिस्पेक्ट। यानी आपके घर में जो मौजूद नारी हैं, आपके आसपास, आपके वर्किंग प्लेस पर जितनी भी फीमेल्स हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट, सम्मान रखना सीखिए। जिस दिन आप सम्मान करना सीख जाएंगे, उस दिन आप उनकी उम्मीदों, उनकी इच्छाओं, उनके सपनों का सम्मान करना भी सीख जाएंगे, और यही महिला सशक्तिकरण की तरफ पहला कदम होगा। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप ये प्रण जरूर लेंगे कि ये रिस्पेक्ट का जो छोटा सा कदम है, वो आप अपने जीवन में आज अभी इसी वक्त से उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक बार पुनः हमारे सभी दर्शकों को अनेक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि हर महिला देश की सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। इसी उम्मीद के साथ घर परिवार के आज के इस अंक को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।